हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर चुके थे। आज हम जो शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमी। अब ये जो बुक्स हैं आपकी मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास जो टेक्निकल टर्म्स है वही टेक्निकल टर्म्स हमें यूज़ करने हैं, लेकिन जब हम इंडियन इकोनॉमी कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी में ये सब्जेक्ट आपका बहुत वास्ट सब्जेक्ट। कई जगह आपको इसमें करंट अफेयर्स भी यूज़ करने पड़ेंगे, कई जगह आप इसमें जो है थोड़ा सा अपने करंट अफेयर्स के साथ में अपनी जो नॉलेज है न्यूज़पेपर वैसे निकाल रहे वो भी आपको यहाँ लेनी पड़ेगी। तो यहाँ इंडियन इकोनॉमी जो है, यहाँ अगर आप पॉइंट पे फोकस करेंगे, इसमें आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो पॉइंट्स हैं उन पे आपको फोकस करना है। जितने मैक्सिमम पॉइंट्स आप कवर कर सकते हो उतने मैक्सिमम पॉइंट्स आपको कवर करने की कोशिश करनी है। और साथ साथ जब इंडियन इकोनॉमी का कोई भी क्वेश्चन आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको फिगर्स यहाँ जरूर देनी है। याद रखना, इंडियन इकोनॉमी का जो भी आप दे रहे हो उसमें आपको फिगर्स डेटा जरूर देंगे। अगर इंडियन इकोनॉमी में आपको मार्क्स चाहिए तो हर एक चैप्टर में आपको फिगर्स अच्छे से याद करने हैं। मैं यहाँ जो भी टॉपिक करवाऊंगी उसमें आपको लेटेस्ट जो है वो फिगर्स करवाऊंगी, और इसमें जो टॉपिक आपके पास है वो टॉपिक आपके अलग अलग रेफरेंस बुक में अलग अलग हो सकते हैं। मैं जो टॉपिक करवा रही हूँ उसमें मैं एनसीईआरटी को फोकस कर रही हूँ। एनसीईआरटी को फोकस करके जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक मैं यहाँ कवर कर रही हूँ। और इंडियन इकोनॉमी की वीडियोस देखते वक्त हमेशा ध्यान रखना अपने साथ कॉपी पेन जरूर लेके बैठना, क्योंकि जैसे मैं कोई पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए जो उसमें फिगर्स आएंगे वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूँ। तो वो फिगर्स हो सकता है बोर्ड पे लिखे हों, लेकिन बोर्ड पे तो जो मेन पॉइंट्स हैं उनके फिगर्स मैं लिखूंगी, बीच में उसका कोई सब पॉइंट में एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उसमें उसके फिगर्स मैं बताऊंगी। तो वो फिगर्स आपको यहाँ जरूर लिखने हैं। याद रखना, फिगर्स आपके पास जरूर होने चाहिए। फिगर्स के बिना इंडियन इकोनॉमी में मार्क्स नहीं मिले। और दूसरा, जब आप इंडियन इकोनॉमी का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको हिस्ट्री मत बनाओ। हिस्ट्री बनाने का मतलब आप ऊपर से शुरू कर रहे हो लास्ट तक उसको खत्म करते जा रहे हो, ऐसा नहीं। जितने छोटे पॉइंट, जितने सब हेडिंग आप बना सकते हो उतने छोटे पॉइंट और उतने सब हेडिंग्स आप बनाओ। ऐसे नहीं चलता है कि आप ऊपर से नीचे तक लिखते चले तो कोई बीच में हेडिंग नहीं डालनी, कोई पॉइंट नहीं बनाया। मैक्सिमम जितने पॉइंट्स आप बना सकते हो छोटे छोटे पैराग्राफ बनाओ, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाओ, उनके पर्टिकुलर हेडिंग्स लिखो, हेडिंग्स लिख के फिर उसको एक्सप्लेनेशन। तो इंडियन इकोनॉमी का पेपर करने के लिए आपका एक आर्ट है, सिर्फ आपका याद करने से काम नहीं चलेगा, आप इसको परफॉर्म कैसे कर रहे हो ये बहुत मायने रखता है। तो ये शुरू से आदत डालो कि जो चीज़ भी आप कर रहे हो उसको हाईलाइट करो। मान लो अगर आपने कोई डाटा डाला है बीच में, कोई फिगर डाला है, उसको हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो। ज़्यादा बड़े पैराग्राफ्स मत बनाओ, छोटे पैराग्राफ्स बनाओ, पॉइंट वाइज जो भी चीज़ है वो आपने एक्सप्लेन करना। अब इंडियन इकोनॉमी में हम सबसे पहले सिलेबस की इंट्रोडक्शन। सिलेबस के इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है? जब हम यहाँ बात कर रहे हैं सिलेबस की इंट्रोडक्शन में, आपके पास इंडियन इकोनॉमी में 3 यूनिट, वो यूनिट आपके प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ बनी हुई। सबसे पहले जो यूनिट फर्स्ट है इंडियन इकोनॉमी की, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि सबसे पहला चैप्टर जो वहाँ है, जो आज हम शुरू करेंगे, वो चैप्टर है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उसमें इंडिया की हालत क्या थी। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जो चैप्टर का नाम मैंने आपको लिखा हुआ है, ईव का मतलब होता है पूर्व संध्या, मतलब 14 अगस्त 1947 को इंडिया की क्या हालत थी। ये हमारा है फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम देख लेंगे इंडियन इकोनॉमी की हालत क्या थी। अब 1947 में फिर हमारे पास इंडिया, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास आ गया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे काम किए। तो सेकेंड चैप्टर हम पूरा करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग, कि जो 1947 में हमें इंडिया मिला उसको डेवलप करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या प्लानिंग की, वो हमारा जो चलेगा वो है सेकेंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में हम करेंगे कि हमने जो है प्लानिंग की, लेकिन प्लानिंग करते से 50-60 साल के बाद हमने देखा कि प्रॉपर जो हमारा डेवलपमेंट है वो नहीं होना चाहिए,
तो हमने 1991 में प्रॉपर तरीके से अपने सारे प्लानिंग को चेंज करके न्यू प्लानिंग सिस्टम अडॉप्ट किया। तो जब हम प्लानिंग देख रहे हैं तो उसके दो फेज करेंगे हम। एक फेज है 1947 से 1990 तक और दूसरा फेज हम करेंगे 1990 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया की डेवलपमेंट के लिए क्या प्लानिंग अडॉप्ट की। अब ये सारा जो है वो हम करेंगे यूनिट फर्स्ट में। अब हमारे पास आजकल जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें दो नए चेंज आए हैं अभी रिसेंटली ईयर्स में। आप सब उसके गवाह हो और देखा है। एक तो डीमोनेटाइजेशन है, जो 500,000 के पुराने नोट बंद हुए थे, इंडियन इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट था उसका। और दूसरा हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, जीएसटी प्रोसेस हमने किया है। तो ये जीएसटी में क्या चेंज आया है, टैक्स सिस्टम में क्या चेंज आया है, वो भी हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। तो ये हम पढ़ेंगे, यहाँ तक हम जो पढ़ रहे हैं पूरा हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में। काफी सारे चैप्टर्स हैं यूनिट फर्स्ट। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की यूनिट सेकंड पे आ जाओ। अब इंडियन गवर्नमेंट इतनी सारी प्लानिंग कर रही है, लेकिन इतनी प्लानिंग के बाद भी आप देखिए ऐसा तो नहीं है कि इंडिया भी पूरा डेवलप हो गया है, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो चल रही हैं। तो सेकेंड यूनिट में हम करेंगे करंट चैलेंज फेस बाय द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें आपके पास हो गया इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, आपके पास हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, आपके पास हो गया पॉवर्टी, आपके पास हो गया रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये सारे हम करेंगे यूनिट सेकंड में कि अभी हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। फिर यूनिट थर्ड, 3 यूनिट है इसमें। थर्ड यूनिट में हम करेंगे अपने जो नेबर कंट्रीज हैं जिनका डेवलपमेंट प्रोसेस साथ साथ शुरू हुआ, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, तीनों नेबरिंग कंट्रीज हैं और तीनों का डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो साथ साथ ही शुरू हुआ है। तो थर्ड यूनिट में हम इन तीनों चैप्टर, तीनों जो कंट्रीज है उनमें हम कंपैरिजन करेंगे। तो ये इंडियन इकोनॉमी का आपका सिलेबस, जिसको 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है और हर एक यूनिट में अलग अलग चैप्टर्स। तो जो हम शुरू करेंगे वो चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। तो आज मैं जो शुरू करवा रही हूँ वो शुरू करवा रही हूँ इंडियन इकोनॉमी यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसमें जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आप बोर्ड पे देखिए हमने क्या क्या करना है। ये सारे टॉपिक मैंने इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि आपकी जो अलग अलग रेफरेंस बुक है उनमें अलग अलग कुछ कुछ दिया हुआ है। आप अपनी रेफरेंस बुक में से इन वाले टॉपिक्स को कवर करें। फर्स्ट टॉपिक ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, और ये हम सब बात कर रहे हैं 1947, 15 अगस्त 1947 में ये जो पैरामीटर्स हैं इनकी क्या सिचुएशन थी। फर्स्ट पैरामीटर हमें करना है ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। इस टॉपिक में हमने क्या करना है, उस समय नेशनल इनकम क्या थी, पर कैपिटा इनकम क्या थी, क्या वो डेवलप कंट्रीज की तरफ साइन कर रही थी या वो ये बता रही थी कि इंडिया अंडर डेवलप कंट्रीज हैं। सेकेंड टॉपिक हमने करना है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब इंडिया में कितने लोग किस तरह के कामों में इस समय लगे हुए थे। एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारी एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या डेवलपमेंट कर रहा था, क्या पोजीशन थी। फॉरेन ट्रेड, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ हमारा क्या बिहेवियर था, किन चीज़ों को एक्सपोर्ट्स कर रहे थे, किन को इम्पोर्ट्स कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, ये सब चीज़ों की हालत क्या थी। डेमोग्राफिक कंडीशन, डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड कंसेप्ट्स क्या थे और कंफ्यूजन। ये टॉपिक कवर करने हैं। सारे टॉपिक का अलग अलग 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है और इसमें इसके सब जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चंस बने। तो ये आप जब कर रहे हो, इसको वीडियो को देख रहे हो, टॉपिक जरूर नोट कर लेना। जब आप रेफरेंस बुक में से याद कर रहे हो तो ये सारे टॉपिक आपके कवर होने चाहिए। ये टॉपिक अगर आपके कवर नहीं होंगे तो आपके लिए यहाँ कोई भी क्वेश्चन आपका मिस हो जाए। तो आप देख लेना, आगे पीछे होंगे आपके रेफरेंस बुक में टॉपिक सारे हैं, तो ये सारे टॉपिक आपको इसमें कवर करना है। तो अब मैं इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो शुरू करवा रही हूँ। टॉपिक है ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम एंड
पर कैपिटा इनकम। ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। इसमें मैं आपको जो टॉपिक कवर करवा रही हूँ तो टॉपिक समझाते वक्त मैं इसके जो लेटेस्ट जो फिगर्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगी। आप साथ साथ जो हैं जो वीडियोस देख रहे हैं तो वो फिगर्स आप जरूर नोट कर लीजिएगा। हो सकता है वो आपके बुक्स में फिगर ना हो, आपके पास सिर्फ एक ही रेफरेंस बुक है। मैं जो टॉपिक करवा रही हूँ ये आपका 4-5 रेफरेंस बुक को मिलाकर टॉपिक है, तो हो सकता है वो फिगर्स आपके बुक में ना हो। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि इंडियन इकोनॉमी का कोई भी वीडियो अगर आप देखेंगे तो साथ में अपने साथ कॉपी जरूर लेके बैठें, जो फिगर्स है वो साथ साथ नोट कर लो और उसके बाद आप जहाँ से याद कर रहे हो अगर उसमें वो फिगर्स नहीं हैं तो वो फिगर्स को वहाँ नोट करो। क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अब इससे पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करेंगे। आपको भी पता है कि हमारा जो इंडिया है ब्रिटिश रूल से पहले एक बहुत उसका जो हिस्ट्री है वो बहुत रिच हिस्ट्री रही है। रिच हिस्ट्री का मतलब ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया में जो हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज थी वो बहुत ज़्यादा थी। उस समय इंडिया एक फेयरली डेवलप कंट्रीज में आता था। ये कब की बात कर रहे हैं? ब्रिटिश रूल से पहले। फेयरली जो है वो हमारा डेवलप कंट्री था। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। उस समय इंडिया अपने बहुत सारी चीजों के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस था और एट एनी कॉस्ट दूसरे देशों के लोग इंडिया से सामान खरीदते थे। वो सामान क्या था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गया, जिसमें कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स हो गए। इंडिया के जो सिल्क के बने हुए कपड़े थे पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। आपके पास जो ज्वेलरी थी, ज्वेलरी में खासकर जो डायमंड का जो स्टोन का काम था, जड़ाव जो ज्वेलरी होती है उसके लिए इंडिया बहुत फेमस था। उसके बाद मेटल के काम में आयरन, स्टील, सिल्वर, गोल्ड, इन सब का जो क्राफ्ट का काम था, हैंडीक्राफ्ट का काम था, वो इंडिया का काम पूरे वर्ल्ड में फेमस था और इंडिया को अपने सामान के लिए मुंह मांगी कीमत मिलती थी। और इंडिया का जो ट्रेड जो हमारा ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड था रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए, क्योंकि सामान तो सबको मिलता ही था बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से ट्रेड भी बहुत ज़्यादा होता था। अगर आप इसमें फिगर नोट करें तो आप देखिए बिफोर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और जब ब्रिटिश रूल आने से पहले दोनों में कितना डिफरेंस है। अगर आप देखें तो टोटल वर्ल्ड के ट्रेड में 23% शेयर था इंडिया का। कब? एट द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी। ब्रिटिश रूल के आने से पहले टोटल वर्ल्ड के ट्रेड में इंडिया का जो हिस्सा था वो था 23%। लेकिन 23% के बाद जो हिस्सा रह गया है वो रह गया है जो 47। जब ब्रिटिश रूल खत्म हुआ, हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो उस समय हमारे इंडिया का टोटल वर्ल्ड में जो ट्रेड में हिस्सा था वो था ओनली 3%। फिगर नोट कर लीजिए, ब्रिटिश रूल से पहले 23% और ब्रिटिश रूल के बाद 3%। 20% डिक्लाइन हुआ। ये वाला फिगर आप कहीं भी यूज कर सकते हैं इस सारे चैप्टर में। कहीं भी आप इंडिया की बैकवर्डनेस को दिखा रहे हो, इंडिया के आप दिखा रहे हो कि हम डिस्ट्रॉय हुए 1947 तक, तो ये फिगर आप यूज कर सकते हो। 23% एंड ओनली 3%। तो ये जो हमारा ट्रेंड था, अब ये क्या दिखा रहा है? जो वर्ल्ड शेयर में हमारा इतना हिस्सा कम हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा सब चीजें जो हैं वो हमारी बिल्कुल क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब हम ये नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम देखेंगे। इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया में हमारे पास ऑफिशियल जो डेटास हैं नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के, वो ऑफिशियल डेटास कौन से हैं और किसने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की जो है वो कैलकुलेशन की।
इस समय तो देखिए प्रॉपर एक सिस्टम है, जैसे पहले हमारा प्लानिंग कमीशन था और अब नीति आयोग है, वो इन चीज़ों को मेजरमेंट करता है। पूरे पब्लिशन के तरीके हैं, मॉडर्न मीन्स है हमारे पास। लेकिन उस समय 18th सेंचुरीज में आप देखिए, उस समय हमारे पास इतने मीन्स डेवलप नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो लगे हुए थे जिन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम को मेजर किया। तो जो इंडिया में ऑफिशियल जो है, हम क्योंकि इसमें ऑफिशियल डाटा लेंगे, अगर किसी लोकल लोगों ने किया है तो उसको हम नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं इसमें ऑफिशियल डाटा। ऑफिशियल डाटा में नोट कीजिए, जो फर्स्ट हमारे पास एस्टिमेट था नेशनल इनकम का, वो किया गया दादा भाई नौरोजी, एक इंडियन अर्थशास्त्री थे, इंडियन इकोनॉमिक्स से दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1967-68 में उनकी बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें इन्होंने डाटा जो हैं वो पब्लिश किए। नाम मैं इसमें लिख रही हूं आपके पास, ये आप चाहे तो नोट कर लें, आपके पास है दादा भाई नौरोजी, ये इकोनॉमिक्स का नाम है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में सबसे पहले जो है किसने, दादा भाई नौरोजी, ये सबसे पहले इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने नेशनल इनकम का मेजरमेंट किया। ईयर है 1967-68, बुक का नाम था उनका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। अन ब्रिटिश रूल, इन्होंने जो मेजरमेंट किया था उस मेजरमेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो इंडिया में जो नेशनल इनकम थी वो थी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास थी 17 करोड़, और पर कैपिटा इनकम जो थी वो थी ₹20 पर एनम। तो ये जो मैंने फिगर्स लिखी हैं, पहले हम इनके ऊपर फोकस करेंगे, इसी को समझेंगे कि हमारा जो ऑफिशियल डाटा हमें मिला है। 1 नंबर में एमसीक्यू में डाला हुआ था कि एमसीक्यू में कि सबसे पहले ऑफिशियल फिगर हमें नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का कहाँ से मिलता है। हमारे पास नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का ऑफिशियल डाटा दादा भाई नौरोजी, इन्होंने जो फिगर दिए वो दिए 1967-68 में, और हमारे पास बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। उस हिसाब से जो नेशनल इनकम थी वो हमारे पास थी 17 करोड़, और जो पर कैपिटा इनकम है वो है ₹20 पर एनम। ये धीरे धीरे जो है, अब इसके बाद जो है दादा भाई नौरोजी के बाद बहुत सारे जो हैं एस्टिमेट्स किए गए, जिसमें बहुत सारे नाम हैं, विलियम डिकबाय, फिंडले सिराज, मेजर बेरिंग, लॉर्ड कर्जन का नाम आपने सुना होगा, पहले जब आप हिस्ट्री पढ़ के आए 9th-10th में, वहां भी लॉर्ड कर्जन का नाम सुना होगा। आरसी देसाई, आर गिफिन एंड VKRV राव। अब इसमें इंडियन नाम जो है VKRV राव था, उस समय जो ब्रिटिश रूल के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने पर कैपिटा इनकम को जो मेजरमेंट किया उनको हम ऑफिशियल नहीं कह सकते, वो डाटा थोड़े बायस डाटा थे। बायस डाटा क्यों थे? क्योंकि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिसर्स हुए जिन्होंने इंडिया में पर कैपिटा या नेशनल इनकम को मेजरमेंट किया, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि उनका अपना जो है सेल्फ इंटरेस्ट ज़्यादा था, वो दिखाना चाहते थे कि हाँ ब्रिटिश रूल के इंडिया के ऊपर अच्छे इफेक्ट है, तो उन्होंने पेपर फिगर्स को बहुत बढ़ा चढ़ा के भी दिया, बहुत बढ़ा चढ़ा के फिगर्स को दिया, तो उसको हम ऑफिशियल डाटा नहीं मानते। लेकिन VKRV राव एक ऐसे इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने बहुत, हम ये मान के चलते हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से नेशनल इनकम के डाटास थे। तो VKRV राव ने जो डाटास दिए उनके हिसाब से जो हमारे पास पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम थी, पर कैपिटा इनकम उस समय मानी गई ₹80 पर एनम, ₹80 पर एनम जो उन्होंने मेजर किया था पर कैपिटा इनकम का, नोट कर लीजिए ₹80 पर एनम। तो ये जो ₹80 पर एनम है ये भी बहुत कम था। बहुत कम होने का मतलब इतनी जो है, सिर्फ अगर हम देखें कि एवरेज जो सारे लोगों की इनकम थी वो क्या थी, सिर्फ और सिर्फ ₹80। तो ये हमारे पास जो है नेशनल इनकम और जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम थी।
बहुत कम थी, और वो कम इतनी कम थी कि जो हमारे पास अनऑफिशियल डाटा हमें ब्रिटिश रूल से पहले मिले हुए थे उसके कंपैरिजन में 1947 तक हमारी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई। और ये कम नहीं थी, साथ साथ क्या था कि इसका जो रेट था इंक्रीज होने का वो भी बहुत कम था। रेट आप नोट कीजिए, जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम हमारी लेस देन 2% से इंक्रीज हो गई थी। लेस देन 2%, जैसे इस टाइम देखिए कोरोना पीरियड में जो हालत चल रही है, इस टाइम हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट इससे ज़्यादा चल रही है। उस समय ब्रिटिश रूल में जो उन्होंने किया, क्योंकि इंडिया को टोटली बैकवर्ड बना के छोड़ दिया था, तो जो इंडिया में ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल में जो हमारे पास नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट था वो था लेस देन 2%। और पर कैपिटा इनकम तो इससे भी कम थी। पर कैपिटा इनकम थी यानी हमारे जो इंक्रीज होने का रेट था, पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ रेट था वो था ओनली 0.5%। नेशनल इनकम का था लेस देन 2% और पर कैपिटा इनकम का 0.5%। तो यहाँ मैं नोट कर रही हूँ नेशनल इनकम। ये आपके पास सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके पास 1 मार्क्स में आ सकते हैं। नेशनल इनकम हमारे पास लेस देन 2%, और जो पर कैपिटा इनकम थी वो तो हमारे पास इससे भी कम थी, वो हमारा सर 0.5% से। ये हम बात कर रहे हैं ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या था? तो ये हमारे पास क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है कि एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। इसमें आप थोड़ा सा पहले का बता देंगे कि इंडिया का जो इतिहास था बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर आप इसमें आप बताएंगे कि जो हमारे पास है किस इकोनॉमिक्स ने सबसे पहले नेशनल इनकम को मेजर किया। उसके बाद फिर दूसरा मेजरमेंट दादा भाई नौरोजी के बाद डॉक्टर VKR राव है जो हमें यहाँ लेना है। तो इसमें से आपके पास कुल क्वेश्चन की बजाय 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपके पास ज़्यादा होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। फर्स्ट क्या था कि ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा। इसमें से 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया। एक तो 2 इकोनॉमिक्स का नाम पूछा जाता है जिन्होंने बिफोर इंडिपेंडेंस नेशनल इनकम को मेजर किया, जिसमें मैंने आपको नाम बताया दादा भाई नौरोजी एंड VKR राव, और दोनों की जो डेटाज हैं वो आपको याद करनी है। सेकेंड था आपका जो मैंने शुरू में पॉइंट डाले थे, सेकेंड है इसमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर से पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए, फिर हम फिगर्स करेंगे। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इंडिया में हमने प्रोडक्शन एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हम क्या लेते हैं? प्राइमरी सेक्टर में हम वो सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज लेते हैं जिसमें नेचर से प्राप्त जो फैक्टर्स हैं उनको हम यूज करके प्रोडक्शन करते हैं। इसमें हम मेन जो लेते हैं वो है एग्रीकल्चर, माइनिंग। जैसे माइनिंग में भी देखिए जो हमारे पास माइंस होते हैं, नेचर ने हमें दिया हुआ है, हमें सिर्फ क्या करना है उनको निकालना। फॉरेस्टिंग, जंगल से जो पेड़ वगैरह काटते हैं वो है। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, ये सारा किस में आता है? प्राइमरी एक्टिविटीज। उसके बाद होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज हमारा कौन सा होता है? सेकेंडरी सेक्टर है। सेकेंडरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जो प्राइमरी सेक्टर से जो हमें रॉ मटेरियल मिला उस रॉ मटेरियल को चेंज करके इंडस्ट्रियल गुड्स में वो प्रोवाइड कर देते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे आप देखिए शुगर बीन से शुगर बनाना या कॉटन से क्लोथ्स बनाना, ये सारे किस में आएंगे? आपकी सेकेंडरी सेक्टर में। तो इसमें जनरली हम क्या लेते हैं? इंडस्ट्रीज लेते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में हमारा क्या आ जाता है? इंडस्ट्रीज। कि जो इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है? नेचर से जो हमें रॉ मटेरियल मिला, जैसे हमें टमाटोज मिले नेचर से मिले, एग्रीकल्चर सेक्टर से मिले, उस टमाटर को हमने टमाटो सॉस में कन्वर्ट कर दिया। गेहूं से आटा बनाना, आटे से बिस्किट बनाना, ये सब किसमें आएगा? हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। तीसरा सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर, जिसको टर्शियरी सेक्टर भी बोलते हैं। सर्विस सेक्टर में क्या होता है? सारी सर्विसेज, हेल्थ, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब किसमें आती है? सर्विस। अब एक देश की डेवलपमेंट के हिसाब से हम बात करें तो जिस देश में प्राइमरी सेक्टर का जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा
वो देश उतना ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड माना जाता है। ये एक आपकी प्रोग्रेस थ्योरी क्या है कि जो देश जितना कम एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड रहेगा, या आप कह सकते हो जितना ज्यादा डिपेंडेंस उसकी सेकेंडरी या सर्विस सेक्टर के ऊपर इन्वॉल्व होगी उतनी बढ़ती रहेगी, जितनी उतने उस सेक्टर को हम डेवलप सेक्टर मानेंगे। जो आज के इंडिया में हमारे पास है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है अभी हम उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, इसलिए इंडिया को डेवलपिंग कंट्रीज बोला जाता है, डेवलप कंट्रीज नहीं बोला जाता। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ अगर आप देखेंगे वहाँ प्राइमरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, वहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा। तो ये जो है अगर हम एक थ्योरी देखें तो उस थ्योरी में इसी थ्योरी के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि अगर प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ज़्यादा देश है डिपेंडेंट तो वो देश अंडर डेवलपिंग कहलाता है। लेकिन जो देश सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर के ऊपर डिपेंड है उसको हम उतना ही डेवलप कंट्रीज मानते हैं। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में जो हम देखेंगे वो हम दो बातें देखेंगे। सेक्टर्स हमने 3 डिवाइड कर दिए, 3 सेक्टर्स का एक को हम देखेंगे जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन और एक हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन। दो चीजें देखनी है हमें, एक एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब प्राइमरी सेक्टर कितने लोगों को काम दे रहा है, सेकेंडरी सेक्टर कितने लोगों को काम दे रहा है, सर्विस सेक्टर कितने लोगों को काम। और दूसरा हम देखेंगे कि इनका जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना परसेंट है। जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब हर एक सेक्टर टोटल इनकम का कितना परसेंटेज जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो जब आपके पास ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर होगा तो यहाँ 2 टेबल्स आपको बनानी पड़ेंगी, 2 टेबल्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी। एक कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी और सेकंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हम यहाँ पहले मैं दोनों टेबल बना रही हूँ और फिर दोनों टेबल को हम एनालिसिस करें। दोनों टेबल जो है इसमें जो फिगर्स हैं मैं प्रॉपर फिगर जो है वो इसलिए ले रही हूँ कि मेरे पास लेटेस्ट फिगर्स हैं। ये बुक जो है मेरे पास ये मार्केट में भी नहीं आई है, तो इसमें लेटेस्ट फिगर है। आपके पास अगर पुराने एडिशन की बुक्स हैं तो उसमें आप उसको चेंज कर सकते हो। सबसे पहले हम ले रहे हैं परसेंटेज ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये बताने की छूट नहीं है। एग्रीकल्चर मतलब जो रिलेटेड एक्टिविटीज है वो भी हम ले रहे हैं, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। कंट्रीब्यूशन 53.1%, ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। और साथ साथ मैं यहाँ एम्प्लॉयमेंट का भी लिख देती हूँ तो उससे आपको कंपैरिजन करना आसान हो जाए। लेबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर 72.3%। अब इस टेबल को हम एनालिसिस करेंगे। पहले मैं एक बार टेबल बना देती हूँ, उसके बाद है आपके पास इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन 16.6 और जो लेबर हैं कितने परसेंट लोग काम लगे हुए हैं इंडस्ट्री में हैं आपके पास 10.7। सर्विस सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है इनकम का वो है 30.3 और जो लोगों को काम मिला हुआ है वो है 70%। दोनों का टोटल जो है वो 100% हो रहा है, क्योंकि आपका जो टोटल है वो 100% होना चाहिए। अब आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले ये वाली टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी और फिर इसको हम एनालिसिस करेंगे। ये जो एनालिसिस है ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर, क्योंकि आपको पता होगा इंडियन इकोनॉमी जो है लास्ट ईयर ही 12th के सिलेबस में इंक्लूड हुआ। उससे पहले इंडियन इकोनॉमी जो 11th का पेपर था, सिर्फ लास्ट ईयर ये 2020 13 मार्च 2020 को जो पेपर हुआ है यही आपका था। इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट एनुअल पेपर था जो 12th में आया था। तो इसमें एक ट्रेंड था बहुत ज़्यादा टेबल एनालिसिस। जैसे ये टेबल आपको दे दी उसको एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस का मतलब ये टेबल आपको क्या समझा रही है और उसके रीजंस भी आपको दे गए। तो अगर ये क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, तो आपको ये टेबल लर्न करनी पड़ेगी। लर्न करके आप इसको समझाओगे। लेकिन दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये टेबल आपको ऐसे कैसे दे दे और ये टेबल जो आपको दे रहे हैं इस टेबल का एनालिसिस आपको करना है।
तो अब देखिए, अभी मैंने बताया सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर और रिलेटेड। एग्रीकल्चर सेक्टर का आपके पास जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या था, 53.1%। मतलब 100 रुपए में से 53 रुपीज है वो एग्रीकल्चर सेक्टर आपको अर्न करके दिया। लेकिन आप देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर देखिए कितने लोगों को काम मिला होगा, 72%। तो आप इससे देखिए 72% लोग काम में लगे हुए हैं, लेकिन इनकम पे कंट्रीब्यूशन को दे रहे हैं सिर्फ 53%। मतलब 1% के पास, 1% लेबर के पास 1% जो है जीडीपी का हिस्सा भी नहीं है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर उस समय बहुत ज्यादा बैकवर्ड था। अगर बैकवर्ड नहीं होता, लोग ज्यादा लगे हुए हैं लेकिन इनकम कम जनरेट होगी। दूसरा सेक्टर आप देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूशन कर रहा है 16.6%, लेबर लगे हुए हैं 10.7%। मतलब लोग कम लगे हुए हैं लेकिन इनकम ज्यादा जनरेट होगी। तो इसे आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर की तुलना में हमारा उसमें डेवलप था, लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। सिर्फ 16.6% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है और देश की आबादी का अबाउट 11% लोग, सिर्फ 11% लोग जीडीपी में जो है कंट्रीब्यूशन देने के लिए काम कर रहे थे, सिर्फ इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर। और यह भी बताया था कि जिस देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर में जितने कम लोग होंगे उतना ही वो देश अंडर डेवलप्ड माना जाए। तो आप देखिए सिर्फ हमारे पास 3/4 पॉपुलेशन तो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी, 72.3 मतलब करीब 75% अगर हम ले तो 3/4 पॉपुलेशन हमारी 3/3 जनसंख्या सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी। इंडस्ट्रियल भी हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था उस समय। आप ये सोचो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा बहुत ज्यादा डेवलप था, थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज लगी हुई। उसके बाद सर्विस सेक्टर देखिए, सर्विस सेक्टर में 70% लोग लगे हुए थे और सबसे ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे 30.3%। इसके पीछे क्या था कि जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश रूल में आर्मी वगैरह के लोग जो थे जितने भी, क्योंकि इस समय आपको पता है ब्रिटिश ने अपनी आर्मी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग की हुई थी और उस आर्मी में जो हाई रैंक के ऑफिसर होते थे वही ब्रिटिश होते थे सिर्फ, लेकिन जो वो सोल्जर्स वगैरह की नियुक्ति करते थे, जो भी अपॉइंटमेंट होती थी वो सारे इंडियंस होते थे और इंडियंस को अच्छी खासी सैलरी भी देते थे। तो उस समय जितने भी जो सेक्टर से, जैसे आपका टेलीग्राफ इंडस्ट्रीज है, रेलवे है, उसके बाद आपका आर्मी हो गई, इन सब में जो है ब्रिटिश रूल जो था, ब्रिटिश था, उन्होंने बहुत सारे इंडियंस को जॉब दे रखी और जॉब में उनको अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। तो जॉब में अच्छी खासी सैलरी मिली थी, तो इसलिए देखिए सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 30% कंट्रीब्यूशन, जबकि लेबर से 17% जो टोटल पॉपुलेशन है वो काम कर रहा है। तो 70% पॉपुलेशन काम करके आपके लिए 30% इनकम जनरेट कर रही है। तो आप कह सकते हो इसमें सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा इनकम जो है वो जनरेट कर रहा है। सर्विस सेक्टर में अगर आप रेशो देखो, एब्सोल्यूट इनकम देखो तो 53% है, लेकिन मान लो काम करने वाले लोगों की संख्या भी देखो 72%। 1% लोगों के पास 1% इनकम भी जनरेट नहीं होती। लेकिन अगर आप सर्विस सेक्टर में देखेंगे 70% लोग काम कर रहे हैं और सर्विस सेक्टर जो है वो 30% इनकम जनरेट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ टेबल, जैसे पॉइंट्स बताएं 1 2 3 कर दोनों को कंपैरिजन कर दिए, जीडीपी और लेबर जो लगे हुए हैं उनको हमने कंपैरिजन कर दिया, इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ टेबल। फर्स्ट पॉइंट डाल दिया एग्रीकल्चर, उसमें आपने बता दिया कितने % लोग काम कर रहे हैं और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है। तो अगर आप देखो, अगर आपके पास इसमें आप देखो तो इंडिया में आप कह सकते हो कि इस समय जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा लोगों को काम मिल रहा था। 72% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बैकवर्ड था। इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे और डेवलपमेंट के साथ साथ इनमें जो है इनकम का जनरेशन है वो काफी हाई लेवल का था। उसमें जो भी लोग लगे हुए थे वो आप पुअर सेक्टर नहीं कह सकते, लोगों को अच्छी खासी इनकम जो है वो जनरेट हुई थी। तो ये हो गया हमारा सेकंड सेक्टर। सेकंड सेक्टर जो है ऑक्यूपेशनल सेक्टर। तो ऑक्यूपेशनल सेक्टर में आपको दोनों चीजें देखनी पड़ेगी कि कितने लोग काम कर रहे थे और कितनी इनकम जनरेट हुई। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपको ये टेबल प्रॉपर ढंग से याद करनी पड़ेगी। अब जब आप प्रॉपर ढंग से टेबल याद करेंगे तो इसी में अगर आगे आप ट्रेंड देखो तो इसमें ट्रेंड आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ट्रेंड हमारे पास उभर के आ रहा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का ट्रेंड है
कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड था, या आप कह सकते हो कि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो टोटली बैकवर्ड सेक्टर था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में डिटेल में करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कैसे क्या ट्रेंड दिखा रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बैकवर्डनेस थी उसके रीज़न क्या थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे इतने डिस्ट्रॉय जो है उस पोजीशन तक पहुंचा दिया। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ इस वाली वीडियो में जब आप देख रहे हो तो जो फिगर्स मैंने आपको बताए हैं ये आपके लेटेस्ट फिगर्स हैं, इनको प्लीज़ आप नोट डाउन जरूर कर लेना। जब याद करो तो उन फिगर्स को आप लर्न जरूर करोगे।